शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम अवाम से अवाम तक में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्जा। नाज़रीन, बजट वफाकी बजट पेश हो गया था फ्राइडे को 2021-2022। आज भी बहस के लिए जब पार्लियामेंट का इजलास हुआ, सेनेट में भी उससे बहस हुई, नेशनल असेंबली में भी हुई, अपोजिशन ने कॉपीज पाड़ के फेंक दी, ये तमाम चीजें जो होती रहती हैं। लेकिन बात यह है कि वो बजट क्या था या उसके असरात क्या मुरतब होंगे। यकीनन हर दफा हम ये देखते हैं कि कुछ सियासी बयानात भी होती है, कुछ सियासत भी होती है, कुछ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म भी होता है। अगर हम मुख्तसरन बात करें कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया तो उसमें हुकूमत का जो वन लाइनर था वो वन लाइनर ये था कि मासिक तरक्की में ये इजाफे का बजट है। फिर मैं अगर अपोजिशन की दो बड़ी पार्टीज की तरफ चली जाऊं तो PMLN का कहना था वो एक टिपिकल सा जो हम मेरे ख्याल है बचपन से हम बड़े हो गए कि अवाम दुश्मन बजट है। फिर अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा कि जी IMF का डिक्टेट करदा या शुदा बजट है। लेकिन असल में बजट के असरात, बजट के समरात, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आज बिजनेस कम्युनिटी जिसमें ताजिर भी हैं, सनतकार भी हैं, जो बिल्डर्स हैं वो भी हैं, क्या वो इससे खुश है? फिर दूसरी तरफ सवाल यह है कि क्या किसान इससे खुश है? तो शायद जवाब जो अभी तक चीजें सामने आई हैं वो हाँ में मिलती हैं। लेकिन बहरहाल इससे जरा बात करेंगे और जो सियासत हो रही है उससे ही बात करेंगे। उसके अलावा जिस इस्लाहात पर हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन कोऑपरेट करे उससे भी बात करेंगे। जो पैनलिस्ट हैं उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MPS सिंध असेंबली में PTI के सीनियर रहनुमा, कराची के प्रेसिडेंट। शाम को फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। सेनेटर गौस मेहर खान साहब हमारे साथ, न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद है, PMLN के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। इदरीस गीगी साहब हमारे साथ मौजूद है, कराची स्टूडियो से मेंबर हैं KCCI कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। जी अस्सलाम वालेकुम इदरीस गीगी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। अच्छा, अगर दोनों जो पॉलिटिकल शख्सियात से सब यहाँ पर बैठी हैं, हुकूमती नुमाइंदे और एक अपोजिशन है, अगर आप लोगों की दोनों की इजाजत हो तो मैं चाहूंगी जरा इदरीस गीगी साहब से, क्योंकि वो एक न्यूट्रल एनालिसिस होगा और क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कराची इकोनॉमी का हब भी है। इदरीस गीगी साहब, मुख्तसर आपसे जानना यह है कि जो बजट पेश हुआ है उसको मुल्क की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो उनसे हम कहें कि अपने अल्फाज में बयान करें या कितनी वो मुतमईन है या उसको किस तरह से वो देखती है, तो क्या फरमाएंगे आप? इदरीस गीगी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक बजट की बात है, मैं ये कहूँगा कि आवाम दोस्त है, बिजनेस फ्रेंडली है और पिछले जो दो बजट PTI गवर्नमेंट से आए हैं, जी मुझे आवाज आ रही है? जी, तो आवाम फ्रेंडली है, ये बिजनेस फ्रेंडली है और अब तक जो एनालाइज किया है सवाई कुछ फाइन ट्यूनिंग के, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन आपने मुझे शॉर्टली कर लिया है तो उसमें मैं सम अप करते हुए ये बता दूं कि इससे जो है एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो ज़राअत की पैदावार है उसमें भी इजाफा होने का जो है चांसेस वाइटल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जितने बजट अभी तक PTI ने पिछले दो सालों में पेश किए उसमें सबसे अच्छा बजट है ये। और मैं यहाँ पे दोनों पॉलिटिकल शख्सियात भी बैठे हैं, उनसे भी कुछ चीज़ें प्रोग्राम के दौरान कहना चाहूँगा। तो अभी तक का मेरा एनालिसिस यही है कि अवाम दोस्त है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने के चांसेस हैं, प्लस कुछ फाइन ट्यूनिंग एज आई सेड अर्लियर कि अगर वो हो जाते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन्स डिक्लेयर हो जाते हैं, मजीद स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ और मरात इसमें अगर हो जाती हैं, और सबसे बढ़ करके जो लोकल इंडस्ट्रीज़ है उसके प्रोटेक्शन के लिए, चूंकि हमारे यहाँ इंपोर्ट जो है इस वक्त काफ़ी बढ़ चुका है, तकरीबन 55 बिलियन या इससे भी ज़्यादा ईयर एंड पे ये फिगर्स पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए ये है कि जो 168 आइटम्स पे इन्होंने कुछ ड्यूटीज कम की हैं तो उसको फिर से नजरसानी करनी होगी। जो आइटम्स इसमें लोकल इंडस्ट्रीज की हिट हो रही हैं उसको बैठ करके ये देखें कि वो इंडस्ट्रीज जिस पे लोकल इंडस्ट्रीज को हर्ट ना हो उस पर तो ड्यूटी कम कर सकते हैं, लेकिन जिस पे लोकल इंडस्ट्रीज पे हर्ट हो रही है तो उस पर ड्यूटी बढ़ा जाए। ठीक है, आपकी रिकमेंडेशन प्रोग्राम में आगे चल के भी लेंगे, फिलहाल जानना ये था कि बजट आपकी नजर में। अच्छा, तो फिरदौस शमीम नकवी साहब 2 मिनट दे दीजिएगा मुझे, क्योंकि आप तो हुकूमत है ना, आपको तो जवाब दे रहे हैं, लेकिन जरा अपोजिशन की राय भी जान लूं क्योंकि एक न्यूट्रल एनालिसिस तो हमारे सामने आ गया है। अच्छा, गौस साहब, पहले माजरत आपका नाम में गलत लगी थी, तो गौस मोहम्मद खान न्याजी साहब, अब आप मुझे बताएं कि बजट पर आपके एतराजात क्या है सिवाय इसके कि अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने दी गई।
بسم اللہ الرحمن بقول آپ الرحیم. جی دراصل بات یہ ہے کہ بجٹ ایک تو ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے ہمیشہ ہی ہوتا ہے اور یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. ہمیشہ ہی ہوتا ہے، کب نہیں اس ہوتا. کا جو بجٹ آیا ہے یہ گورکھ دھندا بھی نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ میں شروع سے لیتے کہ بجٹ اچھا بجٹ پیش ہوا ابھی پورا ابھی وہ شوکت صاحب بجٹ پڑھ رہے تھے. ہمارا صاحب کی ٹویٹ آ گئی کہ یہ جو اس پہ جو انٹرنیٹ پہ جو ٹیکس لگا ہے جو اس پہ پڑھ رہے ہیں یہ صاحب نے نہیں مانا ہے. بھائی بجٹ کیبنٹ سے اپروو ہو کے تو پھر سمجھ میں آتا ہے. یہ تو ایک الگ، یہ تو آپ کے ٹیکنیکل اعتراضات ہوں گے نا، میں نہیں ہوا یہ نہیں ہوا. میں صرف آپ سے جاننا ہے مختصراً یہ چاہ رہی ہوں تاکہ ہم ذرا پورا وہ کر لیں کہ آپ کی نظر میں بجٹ میں خامیاں کیا ہیں. نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ بجٹ کی افادیت پر بھی میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کی ایک چیز ایسی ہے بجٹ، پہلی بات یہ ہے کہ بجٹ آئی ایم ایف نے بنایا ہے. جس طرح کی وزیر اعظم صاحب نے وہ کر رہے ہیں، جس طرح کی اسپیچ کے جی بار بار ایک ٹویٹ کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں یہ نہیں، یہ ہم نے نہیں مانا، یہ ہم نے نہیں مانا. مطلب یہ کہ آئی ایم ایف نے بنایا اور آئی ایم ایف کا بجٹ جو ہے وہ پاکستان دوست کیسے. لیکن آپ کا کوئی مخصوص اعتراض نہیں ہے کہ آپ کو یہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ کم از کم اجرت جو ہے وہ 17,500 سے بڑھا کر 20,000 کیوں کر دی؟ آپ کو یہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ زراعت میں ٹیکسز کم کیوں کر دیے؟ آپ کو یہ بھی اعتراض نہیں ہے کہ ٹیلی کام سیکٹر میں قرضوں کی ٹیکسز کی چھوٹ دے دی؟ جی آپ بات ٹھیک ہے 17 سے 5 لیکن کیا مہنگائی اس کے در بڑھی ہے؟ کیا مہنگائی کے حساب سے تو ہاں بڑھائی ہے. دوسرا میں کہتا ہوں دیکھو جی میں دوسری بات چلو بڑی موٹی باتیں کر دیتے ہیں. ٹیکس لیوی جو بڑھائی ہے اب جو تو ذرائع آمدن ہیں گورنمنٹ نے رکھے ہیں اس میں ازیوم کیا ہے ابھی کہ آئی ایم ایف کی قسط سے ہمیں اتنے پیسے ملیں گے تو وہ ہمیں ترقیاتی وجہ اس سابق ابھی تو آئی ایم ایف نے قسط منظور نہیں کی. اور دوسری جو پیٹرول لیوی ہے اور اس پہ ازیوم کیا گیا کہ سعودی عرب ہمیں پیٹرول خرید دے گا. ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ابھی طے نہیں ہو تو یہ چیز ابھی طے نہیں تو پھر کیسے ہم سمجھ لیں کہ یہ بجٹ گورکھ دھندا نہیں ہے. فردوس شمیم نقوی صاحب الفاظوں کا نمبر کا گورکھ دھندا ہے. لیویز ٹیکس جو ہے اس کی یہ بات کریں وہ کیوں بنایا؟ آپ نے ازیوم کر لیا کہ فلاں فلاں میں پیٹرول دے گا تو پھر یہ سب ہو جائے گا. اب اس کا جواب آپ دے دیجیے سر. پہلی چیز تو یہ دیکھیے ہر گورنمنٹ اپنی پروجیکشنز ہوتی ہیں بجٹ کی اور اپنے لیے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. اٹ از ناٹ کہ جی یہ تو ہوگا ہی ہوگا 100%، اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی کرسٹل بال نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ یہ کہہ دے کہ پیٹرول کی قیمتیں تو بڑھیں گی نہیں پورے سال، کہ جو ہے ویٹ کی پرائس یہ رہے گی، شوگر کی پرائس یہ رہے گی. یہ ساری چیزیں ایزامپشنس پہ ہوتی ہے اور وہ ایک پکچر دیتی ہے کہ لوگ اپنی پلاننگ کر سکیں. اسی کو بجٹنگ کہتے ہیں. بجٹ از ناٹ اے ریفلیکشن آف ایکچوئل نمبر، اٹ از اے ٹارگیٹ جو کہ حکومت وقت اچیو کرے گی. فار ایگزامپل پچھلے سال کے بجٹ کے لحاظ سے کتنی ترقی سے فورکاسٹ کی گئی تھی اور ایکچوئل ترقی کتنی ہوئی ڈسپائٹ کووڈ کا تیسرا ویو، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جتنی آپ کے انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے کہا تھا کہ اس سے کم ہوگی اور وہ بھی نہیں اچیو کر سکے گی حکومت جو پچھلے سال بجٹ میں فورکاسٹ کی تھی. تو اب یہ جو نتیجہ ہے تو اس کے بعد تو ان کو کہنا چاہیے شاباش، یہ حکومت تو بڑی قابل ہے، آؤٹ پرفارم کر گئی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے پروجیکشن کی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ والے ملک کی جس کی بار بار یہ کوٹ کرتے تھے کہ دیکھیں اس کی 8% ہے اور ہماری -1.4 ہو گئی ہے تو آپ کے اس کی -7.5 ہو گئی، 15% اکانومی شرنک ہو گئی ہے. آپ کے موازنہ ہی کر رہے. اگر آپ کو یاد ہو میں آپ کے پروگرام میں ہی شاید آیا تھا، بڑے زور سے اس دن کہہ رہے تھے کہ پینشن کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا اور بڑی لیڈیں ہو رہی تھی یہ کہاں کی شرافت ہے کہ پینشن کے اوپر ٹیکس لگ گیا. آئی ایم ایف کے بجٹ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ پینشن پہ ٹیکس لگ رہا تھا. جان کدھر لگا وہ ٹیکس؟ اب تو معافی مانگ لو کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم سچ کی عکاسی نہیں کرتے، ہم نے جو حق ہوتا ہے وہ کہتے نہیں ہے. اچھی بات ہے کہہ دیں اچھا ہو گیا، جو بری بات ہے وہ مہنگائی آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن مہنگائی ہے اس کو قابو کر رہے ہیں. نقوی صاحب معذرت کے ساتھ ماننا بھی کافی نہیں ہے نا. اصل میں سوال یہ ہے کہ آپ نے ایک عوام دوست بجٹ پیش کر دیا ہے لیکن مہنگائی کا توڑ آپ کے پاس کیا ہے؟ جی میں دیکھیے مہنگائی کے دو توڑ ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ مہنگائی کی جو شرح ہے اس کو کم کیا جائے، دوسرا یہ کہ لوگوں کی آمدنی بڑھا دی جائے.
मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मजदूर पहले 500 रुपए लेता था आज वो 800 रुपए दिहाड़ी लेता है। जो फ्लैट पहले बिकता था 4,500-5 हजार रुपए स्क्वायर फुट वो 7,000 रुपए स्क्वायर फुट हो। इसी तरह तब भी सप्लाई एंड डिमांड का इशू है, ये शॉर्टेज है, घरों की शॉर्टेज है। कितनी शॉर्टेज है? 1 करोड़ घरों की। अगर ये सप्लाई बेहतर हो जाएगी, कॉम्पिटिटिव हो जाएगा और आपने पूरा प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है ना, कंपटीशन कमीशन अगर कैपिटलाइजेशन ना होने दे और लोग जखीरा अंदोजी को हम रोक लें तो फिर ये गोरख धंधा होता है सप्लाई। अच्छा, मैं आती हूँ आपके पास दोबारा फिरदौस शमीन अख्तर। दो चीजें, महंगाई इशू है और वो एक ऐसा इशू है कि डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी उसका इदराक है। इदरीस गीगी साहब, दो तोड़े महंगाई को खत्म करने के खुद फिरदौस शमीन नकवी साहब ने बताया, या तो महंगाई की शरह को कम किया जाए, दूसरा ये है कि आपकी जो इनकम है उसको बढ़ाया जाए, एक आम आदमी की इनकम को बढ़ाया जाए। सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में 10% इजाफा कर दिया गया, पेंशन में भी 10% इजाफा कर दिया गया, लेकिन ये या डेली वेजेस वाले जिसकी वो एग्जांपल दे रहे हैं कि दिहाड़ीदार मजदूर 100 अगर 500 लेता था तो वो 800 ले रहा है, लेकिन एक बड़ी सैलरी क्लास वो भी है जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है, जो आपकी इंडस्ट्रीज में भी ऐसे लोग होंगे, उनके लिए क्या ऐसी चीज है कि आवाम जो है उस महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे आपकी नजर में? जी साहब। जी, जिस तरीके से इस वक्त जो है मिनिमम वेजेस को बढ़ाया गया है, मिनिमम सैलरीज को बढ़ाया गया है, तो उससे ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है कि पाकिस्तान में है एक आदमी कमाता है तो बहुत सारे लोग उससे उसके अंडर में जो है खाते हैं। तो इसी तरीके से महंगाई की जहाँ तक बात की, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त यही पोजीशन है। इस वक्त अगर आप पेट्रोल के प्राइसेस सिर्फ अगर आपके कॉम्पिटिटिव मुल्क जिसमें हम बांग्लादेश और इंडिया का नाम लिखते हैं, तो बांग्लादेश में इस वक्त पाकिस्तानी 200 रुपए का पेट्रोल है पर लीटर, इंडिया में तकरीबन 160 रुपए का लीटर है। लेकिन साथ साथ वहाँ पे जो बिजली के नर्क हैं, जो यूनिट प्राइस हैं बिजली और गैस के, वो पाकिस्तान से आधा है। तो इस चीज से जरूर फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट को अब इस पे वर्क करना होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज पे, घरों में ये जो है बिजली के बिल वगैरह और कम कर दें तो उससे उनकी काफी चीजें कम हो जाती हैं। देखिए, आप कमोडिटीज हैं, दूसरी चीजें हैं, उस पर आपका जोर नहीं है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है। पाकिस्तान का अगर एक्सपोर्ट 25 बिलियन पे टच हो जाता है तो इंपोर्ट जो है 58 बिलियन पर रहेगा। उसमें बहुत बड़ा जो बिल है वो तो पेट्रोल का है, लेकिन इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान कर सकता है और अभी तक नहीं किया, जिसमें कि ईडेबल ऑयल्स हैं और फैशन की आइटम्स हैं, दूसरी जो लग्जरी आइटम्स हैं उनको कर्टेल करें ताकि इंपोर्ट बिल कम हो। प्लस जो है गरीब आवाम को इस वक्त अगर जो इन्होंने एग्रीकल्चर साइड पे जो स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ ये बहुत दानिशमंदाना इकदाम है कि जिसमें छोटे किसानों को ये कर्जे भी दे रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। उसके साथ साथ इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से जो लोग डिप्लोमा करते हैं, जो निकलते हैं, उनको हायर करके छोटे किसानों के पास भेजें ताकि उनको बताएं कि कौन सी क्रॉप जो है अच्छी है, किस तरीके से दवाई का इस्तेमाल करना है, कौन से बीज डालने हैं। इस चीजों पे अगर इन्होंने फोकस कर लिया तो पाकिस्तान इस वक्त जो है नेट इंपोर्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर का। लेकिन अगले 2 साल में, 3 साल में अगर इनकी मेहनत आज से शुरू होती है तो पाकिस्तान को यही एग्रीकल्चर सेक्टर जो है $10 बिलियन कमा के दे सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा वो होगा। इस वक्त आपने देखें कि लास्ट ईयर $2 बिलियन की जो है कपास इंपोर्ट की है। इस अगले माली रबा साल में जो है तकरीबन, मेरा अंदाजा है क्योंकि कॉटन की क्रॉप कम है और इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और हर जगह पे जो है एक बूम है, तो मैं ये समझता हूं कि तकरीबन $2 बिलियन का आपका जो है इंपोर्ट बिल कॉटन में भी चला जाएगा। तो इस चीजों के लिए इन्होंने बड़ा और बर वक्त ये कार्रवाई करके बहुत अच्छा इकदाम लिए हैं कि छोटे किसानों को ये टारगेट करके जो उनको आपने टैक्स के उसमें भी मद में भी कोई छूट दी है, प्लस जो है आप उनको लोन भी दे रहे हैं इंटरेस्ट फ्री, प्लस आप उनको पैसे भी दे रहे हैं। तो उससे मैं समझता हूँ एक डायनेमिक चेंज आएगा पाकिस्तान में अगले सालों में। अच्छा, तो ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपके पास। मुझे गौस साहब अब ये बताएगा कि जो चीजें जो हम देख रहे थे, जो हम पढ़ रहे थे, जिसमें तरक्याती प्रोग्राम के लिए 900 अरब साइज का बजट रखा है, ज़राअत, सनत, खिदमात के शोबे में तरक्की के लिए मुख्तलिफ मराहत और टैक्सेस में छूट रखी है, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह में 10% इजाफा, पेंशनर की 10% इजाफा, कम अज कम उजरत वही जो 17,500 से बढ़ाकर 20,000, पैदावारी शोबों को टैक्स की मद में छूट, टेलीकॉम सेक्टर टैक्सों की मद में छूट, एग्रीकल्चर ज़रूरी आलात पे टैक्स में कमी, बिना सूद कर्जे 5 लाख तक।
सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी घटा दी गई। 850cc तक की जो गाड़ियां हैं उसमें वैल्यू एडेड टैक्स में रियायत, फेडरल एक्साइज टैक्स में रियायत। अब कुछ रिकमेंडेशन, मुझे ये याद है आप लोगों ने आपसे बड़ा PMLA ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था जिसमें PMLA ने ये भी कहा था कि अब एक शेडो बजट लेकर आएंगे, लेकर आए? बिल्कुल हम पेश करेंगे। देखो पहले जी बिल्कुल उसके आज स्पीच में पॉइंट्स बताने थे शहबाज साहब ने, फिर स्पीच नहीं होने दी गई। और ये बड़ा अभी आप फरमा रही थी कि जी जो सिवाय इसके कि शहबाज शरीफ को तो नहीं करने देंगे। देखो जिस मुल्क में, जमहूरी मुल्क में एक अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान तकरीर न करने दें और फिर उस पर सोने पे सुहागा ये कि स्पीकर साहब को इजलास जो है वो मुलतवी कर दें, मेरे ख्याल में हुकूमत में शायद इतनी सच सुनने की शक्कत नहीं रही। ये पहली दफ़ा सुना है कि ये तो सुना था कि अपोजिशन वाले शोर डालते हैं, लेकिन हुकूमती नुमाइंदे जी शोर डालें इसका मतलब ये है कि वो अवाम को चलने नहीं देना चाहते, या बजट वो पेश किया है जो उस पर खुद मुतमईन नहीं है। देखो एक मेरे दोस्त नकवी साहब कह रहे थे कि जी तमाम मसले जो है ना वो हल हो रहे हैं, सिर्फ महंगाई इशू है। मुल्क की 90-95% आबादी का इशू ही महंगाई है, और महंगाई आज से नहीं है, 1.5-2 साल से जी हम रोना रो रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए, महंगाई को कम की जाए। अभी मई की जो आदाद शुमार हैं उसमें भी डबल फिक्र में हमारे मुल्क में महंगाई है। तो अब तनख्वाह 1000-2000 बढ़ा दें और कहें जी मजदूर की मजदूरी 500 से 800 हो गई है। जब मजदूर की मजदूरी मिलेगी तो जब 500 से 800 को है कि जब मजदूरी नहीं मिलेगी मुल्क में एक्टिविटीज सिवाय ये डंडोरा पीटते हैं कि जी हमने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बूस्टअप कर दिया, उसके अलावा भी तो इंडस्ट्री है। सारे तो मजदूर कंस्ट्रक्शन वाले नहीं है, बाकी मजदूर कितने हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम नहीं जानते, उनके लिए अगर आप शेडो बजट PMLA जिस तरह से उसने दावा किया था वो पेश कर देती तो ज्यादा चीजें सामने आ जाती कि आप लोग की रिकमेंडेशन हमने क्या है? उस पर सब कुछ अवाम के सामने बताया था कि मुल्क में ये कुछ हुकूमत ने किया साल में, ये आजाद शुमार। अच्छा लेकिन ये जो मैंने आपके सामने पढ़ा यकीनन 3 दिन से आप भी सुन रहे होंगे, ये काबिल सताइश है इसका? लेकिन मैं बताऊँ ना, काबिल सताइश तब होते हैं जब पेट्रोल, जब आप जरिए आलात देखते हैं, बाकी चीज़ देखिए, जब आपने किसान को सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन अगर डीजल और पेट्रोल महंगा कर देंगे तो किसान को तो फिर कोई फायदा ना होगा। अगर 25 से 30 रुपए लेवी बढ़ा देंगे। इसके अलावा जो सेल्स टैक्स, फेडरल टैक्स, टेलीकॉम सेक्टर, ये जो कई चीजें मैडम बिल्कुल इमेजिनरी है, नहीं है। अब नहीं, अगर उसको फायदा आवाम को होता तो बिल्कुल काबिल सताइश है। किसको होगा जी? फायदा 850 एक तरफ से गरीब आदमी खरीदता है ना सर। एक तरफ से आप तो कभी भी नहीं खरीदे नहीं करा 850 की गाड़ी तो आप नहीं खरीदेंगे, महंगाई तो गरीब आदमी खरीदेगा। मेरे ख्याल में 850cc गाड़ी पे जो टैक्स या सब्सिडी देने की बजाय अगर ये महंगाई में कमी ला दे तो ये बहुत अच्छा था। ये गाड़ी सस्ती होगी तो ये महंगाई, ये गरीब, ये आम आदमी का रिलीफ। गरीब बंदा वो है जो दिन में दिहाड़ी करता है, जिसको सुबह से शाम तक कमाता है, वो गरीब है। जो 880 सुजुकी से ले सकते उसका मतलब उसके बाद 7-8 लाख रुपए है या 10 लाख रुपए है, उसको तो हम लोअर मिडिल क्लास पे गिनते हैं। अच्छा, तो फिर दौर में नकवी साहब टेलीकॉम सेक्टर में अगर आपने कह दिया तो वो कह देंगे जी मोबाइल यूज कर रहा है, इसका मतलब गरीब नहीं है। अगर 850 की गाड़ी किसी गाड़ी को सस्ती करने की कोशिश है कि चलो एक लोअर मिडिल क्लास ही सही, वो तबका कम से कम गाड़ी अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए भी नहीं, मतलब तो हमें तो हुकूमत यही कहा कि जी जो गरीब आदमी है उसके रिलीफ के लिए। तो ये सारे जो चीजें हैं वो कह रहे हैं कि गरीब आदमी के लिए नहीं है। यो टेक सर। अच्छा जी, किसान के कर्जा 2 लाख बिला सूद जो किसान मांगे बगैर कोलैटरल के, ये किस किसान के लिए है? तो PML के बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के लिए या PPP के लैंडलॉर्ड्स के लिए? ये सहूलत इंसाफ कार्ड जो बांटा जा रहा है वो किसके लिए है? उस पर कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहे ना किसी से। उसको कितने रुपए का इलाज करा सकता है किसी अस्पताल में, किसके लिए भाई? जो एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम है ये किन लोगों को मिलता है भाई? स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है वो किन लोगों के लिए भाई? ये जो लंगर के जरिए खाना होता है वो किसके लिए भाई? ये जो पनागाहें बनाई जा रही है ये है किसके लिए भाई? तो मैं तो गरीबों के बहुत सारे प्रोग्राम गिना सकता हूँ। ये जो 3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है घरों के ऊपर वो किसके लिए भाई? जो 3% सूद के ऊपर कर्जा दिया जा रहा है वो किसके लिए भाई? जैसे कि गरीब की कहता तो है ना अभी किराए के मकान में जितना किराया बनता है अगर वो कम दिन की किस्त न बनती हो तो फिर मुझसे बता दीजिएगा, मैं अपनी बैठने से मूल के आपको नजराने में भेज दूंगा। तो ये सारे भाई गरीबों के लिए।
मिडिल क्लास के लिए गाड़ी सस्ती कर दी, ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी दे दी, और क्या बताऊं, उसको लिए जो है SMEs के लिए प्रोटेक्शन दे दी, टैक्स कम कर दिया, सीलिंग लिमिट बढ़ा दी, रिटेल सेक्टर जो कि टैक्स नहीं देता था उसके लिए 5 लाख POS मंगवा के दे दिए कि वो टैक्स में आ जाए। सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या किया है हुकूमत ने आज तक? आप बताइए कि पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 24% का हदफ रखा है? एक न्यूट्रल आदमी से इदरीस साहब से पूछते अगर उनकी नजर होती हो, कि आज तक 24% रेवेन्यू नहीं बढ़ी। जो पिछले साल का भी हदफ था वो भी आज तक नहीं हुआ था, जो कि अचीव हुआ माशाल्लाह से, तो उसको भी नहीं तारीफ करने को तैयार। ये भी गैरत बनना है कि हमने कह दिया कि हम इस साल जो है वो 4000 क्रॉस कर जाते हैं 1 महीने में, और इंशाल्लाह 4500 क्रॉस कर जाएंगे 12वें महीने तक। और ये भी उनको हालत होगी इंशाल्लाह जब ये फिगर आएगी ना ये 3.94 को भी क्रॉस करेगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम ही क्रिटिसाइज करना, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। अच्छा इदरीस गेगी साहब, यहाँ पर मिसाल दी गई फवाद चौधरी की जानिब से भी, बल्कि उन्होंने एक ट्वीट की फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि अपोजिशन रहनुमा हुकूमत की माशी पॉलिसी पर किस मुंह से तनकीद करेंगे, जबकि इन्हें मालूम है कि इनकी अपनी जमात के साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। कराची की स्पेशली अगर मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात करूँ, इंक्लूडिंग योर सेल्फ या आपके जो साथ के लोग हैं, क्या बिजनेस फ्लोरिश हुआ है? क्या बिजनेस वाकई मुनाफे में जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मुनाफे में जा रहे हैं? आप ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि अदरवाइज वो टैक्सेस जो हैं वो शायद FBR का रुख भी आपकी तरफ हो जाएगा। लेकिन AKD साहब ने, अकील करीम डेरी साहब ने, जो मिफ्ता इस्माइल साहब का यहाँ पर जिक्र किया है, वो हमारे प्रोग्राम में उन्होंने एक बात की थी मेरे सवाल पे, जरा वो सुनिएगा, फिर मैं गीगी साहब से बात करती हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब बिजनेसमैन है और बिजनेस फैमिली से उनका ताल्लुक है, उनके बाप दादा सारे बिजनेस करते थे, लेकिन थोड़ा सा उनको सियासत का उस तरह का बनना चाहिए जो स्ट्रेट बात करे। हमें वो जो आम सियासतदान है उस तरह का रवैया उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री में भी लोगों की नजर है, उनकी बैलेंसिंग स्टॉक एक्सचेंज में भी आती है। अगर वो अपनी प्रॉफिट को ये कहते हैं कि इसका ताल्लुक अगर इकोनॉमी से नहीं है तो वो बहुत ज्यादती कर रहे हैं। जो एक्टिविटीज हो रही है, जो पाकिस्तान में ग्रोथ आ रही है, बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, तो उनकी कंपनी भी उसमें फायदा उठा रही है। तो ये कह देना कि इकोनॉमी नहीं चल रही है वो उनके लिए मुनासिब बात नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी मजबूरी में ये सारी बातें की होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बिजनेसमैन आके कहे कि पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। और अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा तो स्टॉक एक्सचेंज में कॉर्पोरेट रिजल्ट आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं, साल के रिजल्ट आते हैं, वो उठा के देख लें और रिजल्ट आप खुद बता देंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त वाकई एक्टिविटीज हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, लोग एक्सपेंशन में जा रहे हैं, लोग बोरो कर रहे हैं, प्राइवेट बोरोइंग कर रही है। तो ये सारी चीजें ये आम बातें हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ढकी और चुपी हुई बातें नहीं है जो अपनी डेली कर सकता है। ये पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को सारी बातों का पता है। अच्छा जी, इदरीस गेगी साहब, क्या ये मुमकिन है, आप खुद एक बिजनेसमैन है, कि आपका अगर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा हो या रिकॉर्ड प्रॉफिट दे रहा हो, लेकिन उसमें हुकूमती पॉलिसीज का कोई अमल दखल नहीं हो? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ही है जो एक राह हमवार करती है, जो पॉलिसीज होती हैं उसके तहत ही जो है बिजनेस की राह हमवार होती है। अभी ये सारी बातें हो रही थी, ऑब्वियसली मिफ्ता इस्माइल साहब भी बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं डायरेक्टली उनको तो नहीं, लेकिन सबको एक न्यूट्रल वे में जवाब ये देना चाहूँगा कि नो डाउट पिछले जो 2 साल थे PTI गवर्नमेंट के, वो काफ़ी किसी भी वजूहात की बिना पे बिजनेस फ्रेंडली माहौल में नहीं थे। लेकिन मैं बिलखुसूस पिछले जब से ये कोविड हुआ है तो उन्होंने उस चीज़ को बड़ा अच्छे तरीके से टेकअप किया, और उस टेकअप करने से ये फ़ायदा हुआ कि बिजनेस जो है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो जहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश और हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ हैं वो कम्पीट नहीं कर सकते, उस वक्त इन्होंने बिजनेस को फ़रोग दिया। उस वक्त उन्होंने बिजनेस
के लिए जो है स्कीम्स निकाले, उस वक्त बिजनेस के लिए उन्होंने इजी कर्जे निकाले जिसके तहत जो है बिजनेस ने बूम किया। मैं ये समझता हूँ नादिया कि पिछले साल दिसंबर 2020 से जो टेक ऑफ मिला है बिजनेस को वो आज तक जारी है। अगर यही टेक ऑफ जुलाई से मिल जाता पिछले साल तो इस वक्त मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट जो है 28 बिलियन से भी क्रॉस कर जाते। तो जो वक्त था कोविड का, मां सिवाय चंद सेक्टर्स के, मैं ये समझता हूँ सारे सेक्टर्स ने परफॉर्म किया है, और जिन सेक्टर्स ने जो परफॉर्म नहीं कर सके उनकी वजह कोविड है, जिसमें शादी हॉल्स हैं, जिसमें होटलिंग इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें के जो है रेस्टोरेंट्स के कुछ फाइन डाइनिंग वाले इश्यूज हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि सारे, हाँ एक और चीज़ है जो फैशन से रिलेटेड है कि मेकअप वगैरह के लिए जो लोग इम्पोर्टर्स हैं उनका वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात नहीं हुई। तो मां सिवाय इन सेक्टर्स के तमाम सेक्टर्स ने जो है अच्छा परफॉर्म किया है। और टूरिज्म भी आप देखें कि जब इंटरनेशनल बैंड हुआ, लोग फ्लाइट्स वगैरह कैंसिल हुई, तो पाकिस्तान में लोकल टूरिज्म इतना फैल गया कि वहाँ की इंडस्ट्री, अब नए नए होटल्स बन रहे हैं वहाँ पे। आप अगर नॉर्दर्न एरियाज में जाएं तो आपको हर जगह पे एक नया होटल खुलता हुआ नजर आ रहा है। नादिया, विद योर परमिशन, यहाँ पे फिरदौस साहब भी बैठे हैं। जब मैं चाहूँगा कि उनसे भी कुछ गुजारिशात कर लूँ जिससे कि कराची की इंडस्ट्रीज़ को, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा हो सकता है। जब मैं बात कराची की करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए हो जाती हैं क्योंकि कराची इज़ अ मेन हब, मेन बिजनेस सेंटर है। तो यहाँ पे अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होती है और पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में इसका असर आएगा। फिरदौस साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर खुदारा कुछ चीज़ें हैं जो कराची के बिजनेसमैन के मुतलिक हैं, जिसमें कि पानी है, यूटिलिटीज़ के इशूज़ हैं, यूटिलिटीज़ के इशूज़ गैस के हैं, बिलखुसूस के प्रेशर नहीं आता। अगर ये चीज़ें तमाम प्रोवाइड कर दी जाएं तो जो आपके हदफ हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कराची के लिए SEZs अनाउंस करें, नए इंडस्ट्रियल जोन्स अनाउंस करें। इस वक्त आपको पता है कि अगर पंजाब में मैं जाके इंडस्ट्री लगाता हूँ तो वहाँ पे 1 एकड़ की कीमत मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए है, जिसमें पानी, बिजली, गैस सारी चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। जबकि मैं यहाँ पर जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जहाँ पे गैस भी नहीं है, बिजली की लाइन भी लेनी पड़ती है, वहाँ पे कम से कम 30 करोड़ रुपए का प्लॉट है। अब मुझे बताएं कि मैं जो पैसा 29 करोड़ रुपए ज्यादा दे रहा हूँ, उस 29 करोड़ रुपए से मैं लेटेस्ट मशीनरी ले सकता हूँ। तो खुदारा ये जो फर्क है इसको खत्म करें। प्लस जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज हैं कराची के, उस पर भी जरूर कुछ ना कुछ आप करें। हमें लेके बैठे हैं, हम आपको तजावीज देंगे कि हाउ टू इंक्रीज कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए यहाँ पे। और जो जोन्स हैं, मैं कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के हवाले से एक बात करूंगा कि यहाँ पे तकरीबन 700 से 800 मिलियन US$ का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन पिछले 6 महीने से जो है कोई चेयरमैन नहीं है यहाँ पे। आपकी मौजूदगी का भरपूर फायदा उठाया अजीज गिगी साहब ने, और जो है ना वो अपनी कुछ सिफारिशात और गुजारिशात सामने रख दिए। कोई रिप्लाई कर दे तो फिर जरा गौर साहब से बात करती हूँ। मैं उनकी एक एक चीज का कराची के बिजनेसमैन के हवाले से और उनके बिल्कुल जवाब देता चाहूंगा। इससे मेरा ताल्लुक भी इसी कम्युनिटी से रहा है, मैं जितने ऐसे रहा हूँ इंडस्ट्री से बखूबी वाकिफ। मैं पहली चीज, बिजली का मसला इंशाल्लाह कराची का देयर विल बी नो लोड शेडिंग, इससे कि अब इनफ पावर के इलेक्ट्रिक में आ गई है, और जो हम के इलेक्ट्रिक के साथ होपफुली करना जा रहे हैं और वो मुमकिन हुआ तो हम इसको डीबंडल भी कर देंगे, जनरेशन को अलहदा कर देंगे इस सिस्टम से, और फिर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलिंग टू दी एंड कंज्यूमर को भी 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जहां तक गैस का ताल्लुक है, गैस पे एज अ कंट्री वी आर इन सीरियस प्रॉब्लम। उसका एक ही हल है, वो है LNG। हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट तो तैयार है, बट इसके ऊपर जो है सिंध की गवर्नमेंट जो है वो सब बिल्कुल नहीं तैयार। वो कहती है कि जी सिंध का में गैस पैदा होती है, इसलिए कि हम वेटेड एवरेज के असूल को नहीं मानेंगे। मेरे ख्याल इसके बगैर कोई चारा नहीं है कि जितनी लोकल गैस है वो लोकल गैस का परसेंटेज प्रोपोर्शनेट रखा जाएगा, और जो इम्पोर्ट होती है उसको इम्पोर्ट किया जाएगा, उसका मिक्स किया जाए। तो 2 नए टर्मिनल्स बनाए जा रहे हैं, जो कि उम्मीद है कि 1 साल में जब बन जाएंगे तो उसके बाद ये गैस की शॉर्टेज भी खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज जो है वो जमीन की कीमत का ताल्लुक है। शहर कराची की जमीन इससे और महंगी होगी, लेकिन जो आपका सोल्यूशन है वो बिल्कुल वायबल सोल्यूशन है कि आप जो है इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाइए, सैटेलाइट टाउन्स बनाइए, उसके अंदर जमीन दीजिए, वहां जमीन सस्ती भी होगी। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या कनेक्टिविटी टू द मेन सिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि लोग आ जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ से लेके
जुल्फिकाराबाद तक जो है आप एक फास्ट ट्रेन चला दें या रेगुलर ट्रेन चला दें कि लोग कराची में भी अगर रहते हो तो काम करने वहां जा सके। जैसे बल्दिया टाउन बन गया, उसके अंदर एक इंडस्ट्रियल जोन बनना चाहिए, DHA के साथ एक इंडस्ट्रियल जोन बनना चाहिए, तो उनकी कीमतें रिलेटिवली कम होगी। ठीक है, जब मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा, उसके साथ जो जितना एरिया ओपन हो रहा है वहां हम कहते हैं इंडस्ट्रियल जोन बनाया जाए, उससे कनेक्टिविटी शहर की बेहतर होगी। लेकिन ये सिंध गवर्नमेंट के मामलात हैं, ये हम सिंध बजट में बैठ के कर लीजिएगा दोनों डाल रहे हैं। सर उनको बुला ले किसी दिन अपने पास बिठा के ये सारी चीजें। नहीं टाइम जब आवे सर, मेरा नंबर सबके पास है, तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा एनीवेज, बहुत सब आप कुछ कहना चाह रहे हैं ताकि मैं जरा स्विच करनी है मुझे कुछ रिफॉर्म्स पे। जी साहब आपसे कुछ बहुत सारे सवाल करना चाह रहे हैं। ये जो FPR को एक तरफ तो उन्होंने टैक्स में इसमें बजट में कहा है कि हमने FPR के अफसरान से इख्तियारात जो लामहदूद हासिल थे वो वापस ले लिए हैं, लेकिन साथ ही नीचे लिखा है कि जिस FPR के अफसर को पता चले कि किसी ने टैक्स चोरी किया है तो उसको गिरफ्तार करा सकता है। तो क्या ये आप इससे इत्तेफाक करते हैं? पहले तो ये होता था ना कि जी पहले कि कोई दस्तावेज सबूत मिलता था, फिर टैक्स कोर्ट फैसला करते थे कि वाकई ये कंसीलमेंट है, तो तब उसको तुरंत सबर किया जाता था ना। तो अब आप स्ट्रेट अवे इसको करें तो आप इसको, मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह पहले नैब इस्तेमाल हुआ और एंटी करप्शन इदारा, तो अब ये FPR जो है अब FPR को पोलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इस्तेमाल होगा। और ताजरों के खिलाफ क्या ताजरों के ताजरों ताजर भी से डिस्करेज होंगे। सर आप खुश हैं गिगी साहब? मैं अगर इसका जवाब दे दूं, देखिए पहली चीज ये है FPR को जो है जहां शक होगा उसको देखिए ये इस एक चीज के, लेकिन जो है ऑडिट में अगर वो पकड़ा गया शक तो उसको सजा। ठीक है गिगी साहब कोई रिस्पॉन्स कर दे, वन लाइन प्लीज, टाइम कम है। सर नादिया मैं कोई रिस्पॉन्स ये दूंगा कि देखें इस मुल्क में 22 करोड़ आवाम रहती है, उसमें से सिर्फ 2.2 मिलियन लोग जो है टैक्स देते हैं। तो अगर ये इस तरीके से अगर आप कोई पनिशमेंट या कुछ नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली ये उनके लिए है जिनके ऑडिट में कोई मसला होता है। जिनके ऑडिट में मसला नहीं है, जो साफ काम करते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो टैक्स नेट में है उनके लिए तो ये इशूज नहीं होने चाहिए जो ऑलरेडी दे रहे हैं। इसमें इनका दायरा जो है वसी करना चाहिए, इनको लोग मजीद जो है इस टैक्स नेट में लाएं ताकि जो 2.2 का फिगर है मेरी बात मैं और तरफ कर रहा हूँ, ये जो मिलियन तक ले जाए ताकि ये को इख्तियारात दिए गए गिरफ्तारी के, इस पे आप कमेंट कर दें। कह रहे हैं FBR को गिरफ्तारी के इख्तियारात दे दिए गए। हाँ इस पे पोस्ट ऑडिट भाई, उससे पहले प्री ऑडिट नहीं है। चले अगर ऑडिट के अंदर वो उसके बाद अगर वो पकड़ा गया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। उनके लिए है जिनके ऑडिट में प्रॉब्लम होगा, जो चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा। ओके तब तो फिर चोरी करता पकड़ा जाएगा नहीं, तो करे ना। पहले भी पकड़े लेकिन पहले ये कि कोर्ट जब फैसले दे कि हाँ बाकी कंसीलमेंट है, पोस्ट ऑर्डर है, फिर और भी हमें जमाने में बजट आज तो ताजरों ने एहतजाज किया इस पर। अच्छा ताजरों ने एहतजाज किया, चले इससे बात करेंगे अभी। और भी हमें जमाने में बजट के सिवा इस्लाहात होनी है, जुडिशल रिफॉर्म्स होनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी है, कवानीन में तब्दीली होनी है, अमेंडमेंट होनी है। अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से इस तरह से चल रहे हैं, एक्सट्रीमली अगेंस्ट। फवाद चौधरी साहब भी एक जगह पर कह रहे थे, मैं जरा क्लिप फवाद चौधरी साहब का सुनाना चाह रही हूँ जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से एहसन इकबाल साहब का बयान आया था, वो जरा क्लिप सुन लीजिएगा, फिर इस पे बात करते हैं। 49 रिफॉर्म्स हैं जो हमने सजेस्ट किए हैं। अब अपोजिशन ये कहे, एक के ऊपर उनका मौका आ गया, उन्होंने कहा जी हम ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं देना चाहते, इसके ऊपर हम देना चाहते हैं, तो लेट द असेंबली डिसाइड। हम कहते हैं कि नहीं, इसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो हमारा एसेट है, लाजमन उनको वोट का फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए। अब EVM एक और रिफॉर्म है जो हम करना चाहते हैं। अब उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें हैं। सबसे पहले मतलब इसमें एहसन इकबाल साहब ने कहा कि इसके ऊपर कोई स्टडी नहीं हुई। अब इससे जाहिर होता है कि एहसन इकबाल साहब ने ABC भी नहीं पढ़ी उसकी, क्योंकि इसके ऊपर 2009 से स्टडी हो रही है। 2 दफा तो पायलट प्रोजेक्ट इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर लगा चुका है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 36 मुकासी अपना RFP जारी किया। उन्होंने कहा ये चीजें होंगी EVM मशीन में तो हम उसको मानेंगे, अगर ये नहीं होंगी तो फिर हम उसको नहीं मानेंगे। अब जो टेक्नोलॉजी आई है, जो एक्सप्रेस हम ला रहे हैं,
वो इन तमाम 36 शराइत को जो इलेक्शन कमीशन ने दी है उन सबको पूरी करती है। ये मशीन इसलिए भी मुख्तलिफ है इंडिया से, इसके अंदर आपका वोट इलेक्ट्रॉनिक भी कास्ट होगा, उसके साथ आपका प्रिंट भी होगा। आप सामने अपना बैलेट पेपर भी देख सकेंगे कि ये प्रिंट हो गया और ये उसमें गिर गया। आप जब बटन दबाएंगे तो आपके सामने आपका बैलेट पेपर प्रिंट हो जाएगा जिस निशान के ऊपर आपने मोहर लगाई है। तो आपके पास पेपर ट्रेल भी होगी, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल भी होगी, 2 ट्रेल होंगी आपके पास। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो हर साल एक बड़ा रेमिटेंसेस की मद में पाकिस्तान में भेजते हैं रेमिटेंसेस, इस साल एक रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ और आप ये चाहते हैं, मुझे बताएं, आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का जो इंतखाबी अमल है वो उसका हिस्सा ना बने, वो उससे वोट कास्ट ना कर सके। वजह क्या एतराज है आपको? नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि अप्रोच किया बिल को। नहीं, हमने कहा है कि तरीकाकार पे हमने एतराज किया है। देखो आपको पता है, पकड़ ले। नहीं, सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद जो इसके इलेक्ट्रॉनिक वोट की मांग हुई है, उसने कहा कि मेरे रिजल्ट को रशिया ने हाईजैक किया। की बात नहीं कर रही मैं, ओवरसीज पाकिस्तानी की वोट के नहीं, वो दोनों की। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा ये ख्याल है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, पाकिस्तान पे मेहरबानी करते हैं, जिनकी नेशनैलिटी भी वहाँ की है और सालों से वहीं रह रहे हैं, उनको जरूर हक दिया जाए, लेकिन उनकी सीटें हम मुख्तस करते हैं। वजह इसके कि अगर इस मेरे हल्के में कोई इलेक्शन लड़ा है तो वो तो सालों से बाहर है, उसको क्या पता कि किसने लड़ने की बात नहीं करी, वोट के हक की बात। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और एक मेरे हल्के का वो चीज पाकिस्तानी वहाँ बाहर बैठा है, उसको क्या पता कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मैं कैसा अच्छा हमने ये कहा है, हमने ये कहा है कि उनको सेनेटर सिंध के लोग होते हैं, पंजाब से आप सेनेटर बना देते हैं, पंजाब का होता है वो कहीं और से बन जाता है, निहाल हाशमी साहब पंजाब से सेनेटर बन जाते हैं, आप उनको सीट दे देते हैं। एक शहबाज शरीफ साहब लाहौर में बैठे हुए कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मतलब अगर लाहौर का बैठा हुआ कराची से इलेक्शन लड़ सकता है लेकिन एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी अपने लिए वोट नहीं दे सकता, कि कौन सी हुकूमत उसको चाहिए? पाकिस्तान वोट पे तो हम वोट दे, उसको इनका अलग सीटें 2 मुख्तस कर दें, जिस तरह सेनेट की सीटें मुख्तस होती हैं और कुछ कम्युनिटीज के लिए इनकी मुख्तस सीटें कर दें। असम्बली में अपने मसाइल बताएं वहाँ करके। क्या मतलब, क्या इनसिक्योरिटी क्या है अगर ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने? हम समझते हैं कि रिजल्ट हाईजैक हो जाएंगे, रिजल्ट हाईजैक हो जाएगा जी, उसका कोई तरीका बता दें, हम तैयार हैं इसके लिए। नफी साहब, क्योंकि हम आरटीएस के शिकार पहले हो चुके हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। अच्छा जी, मैं इज्जत पूछता हूँ, हमारे माफियाज का शिकार होते हैं। हमारे कराची के अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग रहते थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो वोट दे रहे थे उनकी तादाद बड़ी होती है। जो साउथ पंजाब से आता है वो कहता है जी मुझे साउथ पंजाब में वोट देना है, जो केपी से आता है वो कहता है मुझे केपी में देना है, जो अंदरूनी सिंध से आया होता है वो कहता है मुझे अंदरूनी सिंध। वोट देने जाए उतना देना जाए, उसके खानदान की वैल्यू बढ़ती है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में आया हो, इस पर इन्हें इतराज नहीं होता। क्यों के अंदर वोटर चुनाव परसेंटेज 54% से ऊपर नहीं बढ़ती? टर्की के अंदर 85% वोट कास्ट करते हैं। आपको उनसे वोटर की फिक्र नहीं है, क्या वोट से वहां होगा जहां लोग रहते हैं? अगर आप ये लॉ कानून यहाँ पास करवाते तो आप ओवरसीज के लिए भी ये बात कर लेते। ओवरसीज भी उसी तरह वोट डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डालेंगे, और ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है हम यहाँ भी होगी कि आप सुबह सिंध में बैठते केपी को वोट डाल सकेंगे, सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक है। जिस सीट पर डालना चाहे पूरे पाकिस्तान में सीट भी डाले, इससे कि वो रिकॉर्ड पे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड अवेलेबल है, तो आपको फिर यहाँ डालने का शक नहीं होगा। ठीक है, लोगों से वोट का हक छीन लेंगे। सवाल ये है, मैं ये सवाल इसलिए कर रही हूँ उसके अच्छा, मैं एडवीस जी के साथ ले लूँ। और आपको उस आदमी के साथ कैंपेनिंग करनी है, चाहे सोशल मीडिया पे करे, फिजिकली आपको वहाँ पे करे। अच्छा, तो अच्छा एक सेकेंड, इदरीस जी की साहब, मैं जो ये बात कर रही हूँ इसलिए कर रही हूँ कि माशी तरक्की के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी इम्पोर्टेंट है, और उसकी जरा इम्पोर्टेंस पे मुझे आपसे 2 लाइन चाहिए कि वो किस हद तक, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो तो वो किस हद तक असरअंदाज होती है माशी तरक्की पर।
اس میں نادیہ ایک اور چیز آپ ایڈ کر لیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی، وہ بھی بہت معنی رکھتی ہے ان تمام چیزوں میں. جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو آبویسلی جو انویسٹرز ہوتے ہیں نا وہ ان کبوتروں کی طرح ہوتے ہیں کہ جو دانہ چننے اور ایک دھماکہ ہوتا ہے تو اڑ جاتے ہیں، پھر واپس اس جگہ پہ نہیں آتے، چاہے وہ فورن انویسٹرز ہوں چاہے وہ لوکل انویسٹرز ہوں. اس وقت اچھا یہ ہو گیا کہ پچھلے 2 سالوں میں یو ای کے حالات خراب ہیں، ادھر پاکستانیوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے یہاں سے پیسے وہاں نہیں گئے، وہاں پر انویسٹمنٹس نہیں گئی ہیں. تو اب چانس مل رہا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ان کو ایک اچھا سازگار ماحول دیا جائے. ساتھ ہی ساتھ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کافی عرصوں سے جو ہے انٹرنیشنل بائرز پاکستان نہیں آتے. دس از اے رائٹ ٹائم. فردوس صاحب کیونکہ حکومت میں ہیں، ان کو میں ایک تجویز دینا چاہوں گا کہ کوئی ایسی مہم بنائیں کہ اس وقت کورونا کی وجہ سے انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسرے ملک سارے متاثر ہیں، اس وقت پاکستان کمپیریٹیولی سیف ہے. اگر کوئی اس مہینے اگلے مہینے کوئی ایسی مہم بنائے کہ جو انٹرنیشنل بائرز ہیں، جو ڈیسیشن میکرز ہیں، وہاں کے کونسل سے کہہ کے، جو پاکستانی کونسل یورپ میں اور امریکہ میں ہیں، کہ انٹرنیشنل بائرز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس میں ہماری مدد لے لیں، ہم بتا دیں گے تو ان کو پاکستان کا دورہ کریں. کیونکہ وہ 30 سال پہلے کا جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے وہ ابھی تک نہیں پتا کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے، ہم نے کون سی جدید مشینری پہ انویسٹمنٹ کیا ہے. جب وہ آ کے دیکھیں گے تو وہ ان کو پتا چلے گا کہ نا آرڈر کی پلیسمنٹ بھی اچھی ہو جائے گی. اوکے. اچھا غوث صاحب، یہ جو آپ لوگ الیکٹرانک ووٹنگ پہ اعتراض کریں، ای وی ایم پہ، نیشنل اسمبلی کے باہر آپ کو بھی پتا ہوگا، پارلیمنٹ کے باہر یہ ڈیمانسٹریشن کے لیے بھی وہاں پر رکھی ہوئی ہے. تو آپ لوگ ایک دفعہ جو اعتراضات کر رہے ہیں ایک دفعہ اگر اس کا ڈیمو دیکھ لیں گے تو پھر آپ کے اعتراضات صحیح ہیں، غلط ہیں، ویلڈ بھی ہو جائیں گے، ان ویلڈ بھی ہو جائیں گے کہ جی صحیح ہے نہیں ہے. تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ دیکھنے میں، چیک کرنے میں کیا اعتراض ہے؟ نہیں، وہ گورنمنٹ رکھی تھی کچھ دن کے لیے، وہ پارلیمنٹ پڑھی رہی تھی، لے لینا ڈیمو انہوں اٹھا لی جلدی سے، کیونکہ خود حکومت کے اندر اختلاف رائے پیدا ہو گیا تھا کہ اس کی ڈیمو لینے میں کیا حرج ہے؟ نہیں، اس کی بھی خلاف ہے کہ نا حکومت جب ہمارے سے بات نہیں کرنا چاہیے، اپوزیشن لیڈر کی اسپیچ نہیں سنتے، حکومت کو فضا بنایا، بات کریں گے، اچھی فضا بنایا. میں چاہوں کہ بلائیں فضا بنائے جی. بات بھی اچھا، گرمیوں کا موسم ختم ہونے دے پھر فضا بناتے. بہت شکریہ فردوس شریف، نقوی صاحب، گیگی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام سے دیجیے ناظرین مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.